अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम और मेरे साथ है सिदरा नूरी। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। जी हाँ, बहुत कॉमन होता जा रहा है और घर घर का ये प्रॉब्लम है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो पीसीओएस है वो है क्या बेसिकली। Assalamu alaikum. My name is Sajra Noreen and I am the head coach of GSFR. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से बात करने से पहले अगर हम एक दफ़ा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लें कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा होता है और फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी के दौरान आपका जो मंथली साइकिल है वो क्या हो जाता है। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें दो पिट्यूटरी हार्मोन्स होती है जिनका एक स्पाइक आना चाहिए जो कि एफएसएच है और जो एलएच हार्मोन है। उन दोनों का जो स्पाइक है वो ट्रिगर करता है आपकी ओव्यूलेशन के प्रोसेस को। ओव्यूलेशन बेसिकली आपका जो है कि वो प्रोसेस है जिसमें आपकी ओवरीज जो है वो एग को रिलीज करती है। उस एग की रिलीज के बाद दो आपके पास पॉसिबिलिटीज है, या तो वो एग अगर स्पर्म मौजूद है तो वो उसको फर्टिलाइज होकर प्रेगनेंसी होगी, या तो फिर उस एग ने आपको मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस के थ्रू उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उसमें जो भी अगर कोई खातून है कोई फीमेल है तो उसका मंथली साइकिल ये होगा कि जो स्पाइक एफएसएच का और एलएच का है वो मौजूद नहीं होता। एफएसएच और एलएच के स्पाइक के ना होने की वजह से देयर इज नो ओव्यूलेशन। यही वजह है कि उन खवातीन में कि अगर तो वो मैरिड है तो उनको कंसीव करने में मुश्किल होती है, और अगर वो सिंगल है तो आप देखेंगे कि उनकी जो पीरियड्स या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे या वो फिर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ठीक, तो इसमें सिम्टम्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे जो फीमेल जो हमें सुन रही हैं हो सकता है उनको पता ना हो कि उनको पीसीओएस है भी कि नहीं, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसी वजह से पीसीओएस की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसके बारे में जितनी बात करेंगे ताकि जो हमारी बच्चियां हैं जो मौजूद है तो उनको ये आइडिया हो कि अगर ये सारे सिम्टम्स चेक इन कर रहे हैं तो वो या तो अपनी कोच के साथ या अपनी डॉक्टर के साथ कोई ताल्लुक करें, या किसी भी तरीके से अगर किसी बारे में बात होती है, डिस्कशन होती है, तो उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना शुरू हो जाती है। तो जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बाद हिर्सुटिज्म है। हिर्सुटिज्म क्या है? बेसिकली ये आपकी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है जो कि फेस के ऊपर अराउंड द निपल्स या आपकी बॉडी के ऊपर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सॉरी। और दूसरा आपके स्कार्फ से जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, स्कार्फ से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ बाल नहीं होने चाहिए वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, चिन पे, फेस पे, और जहाँ बालों का होना जरूरी है वहाँ से हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। फिर फैट लॉस रेजिस्टेंस होती है। अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं या तो वो फैट लॉस का प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा, या बगैर किसी वजह के आप देखेंगे कि आप वेट गेन करना शुरू कर रहे हैं। तीसरी चीज एक्नी, स्किन लेदरी होना शुरू हो जाएगी, एक्नी होगी, और जो एक्नी होगी वो बेसिकली सिस्टिक एक्नी होती है जो कि हार्मोनल एक्नी होती है, मोस्टली अराउंड द नेक और द चिन। और बाकी फटीग और मूडीनेस, बिकॉज पीसीओएस में बेसिकली डॉक्टर वसीम आपको प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन आपका बिल्कुल लो हो जाएगा। तो वो लो प्रोजेस्टेरॉन जो कि आपकी बॉडी का नेचुरल जो है एंटी डिप्रेसेंट है, जब आपका प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है तो वो वही डिप्रेशन, मूडीनेस और आपकी मूड स्विंग स्टेज हो रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन। जी जी जी। तो ये जो सिम्टम्स हैं बेसिकली ये आपकी जो बॉडी है, बेसिकली हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है, ये योर बॉडी डज अ लॉट फॉर यू। तो जब ये जो आप सिम्टम्स देख रहे होते हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी आपको किसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाह रही होती है कि कुछ है जो कि नॉर्मल नहीं है। और फीमेल्स इस मामले में लगी है कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दे देता है कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। तो जब आपका पीरियड नॉर्मल है नहीं नॉर्मल, उसको ट्रैक करके आप बहुत सारी चीजों को यही से आप मतलब अर्ली स्टेज के अंदर ही आप उसको कवर कर सकते हैं। यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपको आपके हार्मोन्स का पता बता सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे होगा, कि कंफर्म कैसे पता चलेगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये एक चीज है जो कि पीसीओएस को बेसिकली ट्रिकी करती है। ये पीसीओएस का जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली रॉन्ग हो जाता है। अक्सर मिस डायग्नोसिस पीसीओएस के केस में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे पास क्राइटेरिया आजकल मौजूद है जो कि करंट क्राइटेरिया जिसको रॉटरडैम क्राइटेरिया कहते हैं, उसके अंदर 3 चीजें मौजूद है। उनमें से अगर 2 भी चीजें चेक हो जाती है तो आपके डॉक्टर जो है वो आपको ये क्राइटेरिया देंगे कि आपको पीसीओएस है। वो 3 चीजें क्या है? एक तो इरेगुलर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल,
नंबर 2, आपकी जो अल्ट्रासाउंड है उसके ऊपर मल्टीपल सिस्ट का होना, और जो नंबर 3 है वो ये है कि जो मेल हार्मोन्स जिनको एंड्रोजन बोलते हैं उनका ब्लड में ज्यादा हो जाना है। तो ये 3 चीजें हैं, अगर इनमें से कोई भी 2 चेक हो जाती है तो आपको पीसीओएस का डायग्नोसिस दिया जाता है। लेकिन आइडियली डॉक्टर नसीम आपका एफएसएच ब्लड ब्लड अगर हार्मोन चेक किया जाए तो आपका एफएसएच और एलएच को चेक करना, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के मार्कर्स हैं जो कि HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन है इसको चेक करना, और तीसरा जो कि इन्फ्लेमेशन मार्कर है जिसमें सीआरपी का टेस्ट है, ये करा के अगर आप इन तीनों चीजों का भी टेस्ट साथ में करवाते हैं तो आपके पास एक कंप्लीट ट्रू पिक्चर आ जाती है कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये क्या ये सिर्फ पीसीओएस की वजह से या ऐसी कोई और, क्योंकि बॉडी में अगर कोई ट्यूमर की ग्रोथ होती है तो भी ये सेम सिम्टम्स शो होंगे। अगर आपको हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया है तो उसके भी यही सिम्टम्स शो होंगे, लेकिन वो पीसीओएस नहीं होगा। तो अगर आपका डायग्नोसिस ही सही नहीं है तो आपका जो करेक्टिव प्रोटोकॉल होगा वो फिर मतलब वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। प्रॉब्लम का डायग्नोस होना पहले यही प्रॉब्लम को 50% कवर कर देता है। तो अगर डायग्नोसिस करेक्ट है तो फिर आप बाकी के प्रोटोकॉल्स को कवर कर सकते हैं। कॉज पे आ जाते हैं कि क्या किस वजह से ये पीसीओएस होती है, इसकी वजह क्या है? बेसिकली जो माना जाता है कि जी पीसीओएस हो गया तो पीसीओएस क्या हो गया कि आपकी सिस्ट के ऊपर जी मल्टीपल सिस्ट हो गई है, और उन सिस्ट के साथ साथ ओवरीज पे मल्टीपल सिस्ट है और जी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन रेज है। अब जो पीसीओएस की जो रूट कॉज है वो ना ही टेस्टोस्टेरोन का रेज होना है, ना ही सिस्ट के ऊपर ओवरीज पे मल्टीपल सिस्ट होना है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सिम्टम्स है। जो बेसिकली जो प्राइमरी कॉज है वो या तो इन्फ्लेमेशन है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और ये दोनों चीजें ऐसी है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इन्फ्लेमेशन भी होगी, और अगर इन्फ्लेमेशन है तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाएगी। तो ये जो 2 चीजें हैं ये बेसिकली मेन रीजन है पीसीओएस की, जिसकी वजह से आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल रेज होती है, और वो हाई इंसुलिन लेवल्स हैं जो कि आपके मेल हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन को रेज करके रखता है, आपके एलएच और एफएसएच हार्मोन्स को डिक्रीज कर देता है। उनके डिक्रीज हो जाने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती। ओव्यूलेशन का ना होना ये क्या मतलब है कि या तो आपको पीरियड नहीं होगा या तो फिर आप कंसीव नहीं कर सकेंगे। तो ये एक चीज जो सिर्फ है जो कि है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस या इन्फ्लेमेशन, इसको करेक्ट करना है। स्ट्रेस बेसिकली बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस भी है, हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल भी आपके ब्लड में शुगर लेवल्स को रेज करके रखता है। तो ये सब चीजें हम मैनेजमेंट में बात करेंगे कि आप इसको मैनेज कैसे। ठीक है, यानी कि हमने बात कर ली पीसीओएस के बारे में, लोगों को बता दिया, सिम्टम्स के ऊपर बता दिया, डायग्नोसिस कैसे करना है वो भी बता दिया, कॉज के ऊपर भी हमने बात कर ली। अब आ जाएंगे, सब कुछ पता चल गया, अब ये मैनेजमेंट कैसे होगी, इसको ट्रीट कैसे करना है। मैनेजमेंट के लिए हम 3 चीजें देखेंगे। एक तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या करना है हमें। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में एक चीज जो लाइफ लॉन्ग आपको ख्याल रखनी है वो होगी कि आपके स्ट्रेस कंट्रोल को, जैसे भी डॉक्टर नसीम कह रहे थे कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीजन है। स्ट्रेस अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी बॉडी में जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है या फिर आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी स्टेबल नहीं रहते। तो जो चीज़ आपने कंट्रोल करनी है वो स्ट्रेस को कैसे कोशिश करेंगे, whatever feels your cup। अगर किसी को जायनमाज पे बैठ के स्ट्रेस कंट्रोल होती है तो आप जायनमाज पे बैठ के कंट्रोल करें। किसी को मेडिटेशन करने से, किसी को योगा करने से, बाहर वॉक करने से, किसी दोस्त से बात करने से, या म्यूजिक सुनने से, ये वो सब चीज़ें जो कि आप इंटेंशनली करोगे ताकि आप अपनी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल के बारे में, मैं इसको लाइफस्टाइल की कैटेगरी में डालूंगी कि आपने एक्टिव ज़्यादा होना है। अब एक्टिव होना मेन चीज है, लेकिन अगर उसमें आप मुझसे पूछे जाएंगे कि ज्यादा अच्छा प्रोटोकॉल क्या है तो वो वेट ट्रेनिंग और जो HIIT प्रोटोकॉल्स है, बेसिकली दे आर वंडरफुल, दे डू द वंडर्स आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए। और जो तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम बात करेंगे जिसके ऊपर आके बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं वो डाइटरी चेंजेस है। पीसीओएस, जैसे मैं भी डॉक्टर वसीम आपसे ये बात करूंगी कि अगर आपको पेट में दर्द है तो आप मुझसे पूछेंगे कि सिद्रा तुम्हारे जब पेट में कभी दर्द हुई थी तो तुमने क्या मेडिसिन ली थी? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे ना। होपफुली आप ऐसा नहीं करेंगे, एक समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। तो हमारे यहाँ जो चीज गलती करते हैं ना, हम ये पूछते हैं कि अगर XYZ को पीसीओएस था उसने क्या डाइट की, मुझे भी वही कर लेनी चाहिए। या इस टाइम कोई कार्डेशियंस क्या डाइट कर रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी क्या डाइट कर रही है,
ये फेड डाइट्स शायद आपको शॉर्ट रन में आपको पता ना चले कि आपकी बॉडी के साथ क्या करती है, लेकिन लॉन्ग रन में यू विल सी के दे यू विल पे द ह्यूज प्राइस। तो आपने ये नहीं करना कि आप जो लेटेस्ट ट्रेंड है या जो इंस्टा पे इस टाइम चल रहा है आपने वो करना है। डाइटरी चेंजेस जो कि पीसीओएस के लिए स्पेसिफिक है, अपनी डाइट में फ्रूक्टोज के इंटेक को लिमिट करना है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने का मतलब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल जीरो कर देंगे, लेकिन वेरी लो कार्ब डाइट जो है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लो कार्ब डाइट जिसमें आप कीटोजेनिक प्रोटोकॉल भी देख सकते हैं या फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब शॉर्ट प्रोटोकॉल में और वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ हेल्थ प्रैक्टिशनर। आपकी कोई कोच, फिटनेस कोच या आपकी डाइटिशियन उनकी गाइडेंस के अंदर है। आपने खुद ही देखना कि इंटरनेट से आपने जो भी सर्च कर लिया और अब वो मैं करना शुरू कर दूंगी। बहुत इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करूंगा कि बहुत सारी फीमेल समझ लेती है कि जैसे वो न्यूट्रिशन कीटोसिस में है, लेकिन वो न्यूट्रिशन कीटोसिस में होती नहीं है जी। उन्होंने वो एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की होती है। तो ये चीज भी देखना, जिस तरह की सिद्रा ने कहा कि प्रॉपर सुपरविजन में प्रॉपर एक डाइटिशियन जो है वो आपको बताए कि अगर आपने न्यूट्रिशन कीटोसिस में जाना है तो कैसे जाना है। और आपने जो बात बोली बीच में कि ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है, तो ये उन फीमेल में जो पीसीओएस की पेशेंट होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना, नॉर्मल उससे। तो अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएगी तो वो भी हेल्प करेगा उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, लीन मास बिल्ड करने में और साथ साथ उनके स्ट्रेस को मैनेज स्पीड अप करता है। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज है जो कि पीसीओएस की जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी यही है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी तो वो सारे सिम्टम्स जो कि आप देख रहे थे जिसके लिए आप मेटफॉर्मिन ले रहे थे और इसके साथ कई, क्योंकि वो एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है तो उसकी कई सारे साइड इफेक्ट्स भी है। तो वो सारी चीजें आप सिर्फ ये बेसिक चीजें हैं कि आपने कीटोजेनिक डाइट को फॉलो कर लिया, लेकिन फॉर अ शॉर्ट, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की गाइडेंस भी ये कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोटोकॉल नहीं है। आपने लाइफ लॉन्ग लो कार्ब पे या नो कार्ब पे नहीं रहना, आपने लाइफ लॉन्ग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे नहीं रहना, लाइफ के अंदर बैलेंस लाना है। स्पेशली अगर आपकी गोल ये है कि आप ऑप्टिमम अपने हार्मोन्स को रखना चाहते हैं तो आप ये कल्ट स्टाइल में एक्सट्रीम लाइफस्टाइल से नहीं, बल्कि आप एक बैलेंस फाइंड करेंगे और उस बैलेंस को आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे कन्वर्ट करेंगे। फॉर अ टाइम पीरियड आपने एक लो कार्ब डाइट फॉलो करनी है, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे करनी है, आपने इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए अपना लीन मास इंप्रूव करना है। और जब आप इंसुलिन सेंसिटिविटी को भरपूर तरह से ठीक कर चुके हो उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। सप्लीमेंट्स कौन से फायदेमंद होंगे पीसीओएस के पेशेंट्स में? पीसीओएस के मैनेजमेंट में जैसे कि स्ट्रेस कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, जैसे डाइटरी चेंजेस इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीजों को फिक्स करने के बाद अगर कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आपकी टारगेटेड सप्लीमेंटेशन है। और ये बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अक्सर लोग, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेना स्पेशली अगर आपका पॉकेट और आपका बजट अलाउ करते हैं, ये काफ़ी इजी है। जो मुश्किल पार्ट है वो अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं। तो अक्सर लोग अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो वो बाकी सारी बातों को साइड पे करेंगे कि अच्छा सप्लीमेंट्स कौन से, आपने वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए। जब तक आपकी फंडामेंटल्स फिक्स नहीं है उसके ऊपर अगर आप सप्लीमेंटेशन जितनी भी करेंगे वो आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करेगी। सप्लीमेंट्स तब हेल्प करेंगे जब आपने अपनी बेसिक्स को सेट कर लिया है, प्रायोरिटीज को फिक्स किया है और उसके बाद सप्लीमेंटेशन की तरफ आप मेहनती हो गए हो, आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप डाइट ठीक रख रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसके बाद सप्लीमेंट्स काम करेंगे। ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जो मैं कुछ सप्लीमेंट्स के नाम ले रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप वो सब सप्लीमेंट सेलेक्ट करें। आप अपनी फार्मेसी से जाके उनको किसी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि किसी एक मल्टीविटामिन में आपने चेक कर लिया जिसमें जिंक भी मौजूद है और जिसमें कॉपर भी मौजूद है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने कुछ सप्लीमेंट्स अपने परचेज किए और बाकियों का जो सोर्स है वो अपनी डाइट से रखना चाह रहे हैं। तो जो सप्लीमेंट्स पीसीओएस पे की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले मैं कहूँगी कि B12 है, विटामिन B12 है। स्पेशली अगर आप मेटफॉर्मिन के ऊपर है, मेटफॉर्मिन ड्रग के ऊपर आपकी जो B12 है, विटामिन B12, इसकी डिप्लीशन होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग, अगर आप इनके टेस्ट करवाए जाएंगे पीसीओएस लाइन्स के, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे विटामिन B12 के लेवल कम होते हैं। तो विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन आप साथ में रखें। ओमेगा 3 बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की जो रेशियो है जो कि 1:1 है,
ये जो रेशियो है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन नहीं रहने देती है। तो ओमेगा 6 तो हम लोग किसी ने हमारे पास उसके सोर्सेज बहुत सारे डाइट में है, उसके बारे में आपको इतनी वरीड होने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आप नहीं ले रहे वो आपके ओमेगा 3 है। तो ओमेगा 3 या फिश ऑयल जिसको कहा जाता है, आप ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवाएं। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो बर्बरीन है। बर्बरीन बेसिकली एक फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, इसको भी आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट कुछ सप्लीमेंट जो है वो जिंक है। जिंक को लेते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप जिंक कंज्यूम करते हैं तो बेसिकली जो जिंक का रिसेप्टर है वही रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर कॉपर का भी है। तो ये दोनों आपस में कम्पीट करते हैं। तो अगर जिंक आपने ज़्यादा ले लिया तो आपकी बॉडी में कॉपर की कमी हो जाएगी। तो आप ये ख्याल रखें कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप जिंक के लिए आप पंपकिन सीड्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप साथ ही में कॉपर के लिए सेसमी सीड्स को यूज़ कर लें। तो ये ऐसा होगा कि किसी एक चीज़ को कवर करते हुए आप किसी दूसरी चीज़ की कमी नहीं करेंगे। जैसे अगर कॉपर की डॉक्टर की जो कमी है वो क्या करती है, उसके साइंस क्या है कि जैसे आपको एग्जाइटी होना शुरू होती है, हाइपर एक्टिव एग्जाइटी कर देती है। और जो जिंक की कमी है वो आपको फटीग की तरफ लेके जाती है या डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो इन दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी आप ये ख्याल रखें कि अगर आप जिंक ले रहे हैं तो उसको साथ में कॉपर को भी ख्याल रखें। नेक्स्ट सप्लीमेंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेसिकली बहुत बेनिफिशियल है, इसको भी आप लेंगे। और 250 से 500 की डोज अच्छी है मैग्नीशियम की। और कोशिश यही करें कि अगर आप अपनी डाइटरी इंटेक कैसे रखेंगे कि अगर आप जितनी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, होलसम फूड्स ले रहे हैं, और जो चीज़ आप फूड से नहीं ले सकते हैं उसको फिर आप सप्लीमेंट करेंगे अपनी फार्मेसी से लेके। और ये ड्रग्स नहीं है, ये मेटफॉर्मिन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी की ये चीज़ें आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। लेकिन इस पीसीओएस की वजह से, इस कंडीशन की, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनकी प्रोडक्शन स्लो डाउन हो चुकी है। और एक तरह बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो कि कोलीन, जिसके बेनिफिट्स रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि उसके बेनिफिट जो है वो आपके मेटफॉर्मिन से भी ज़्यादा है। अब एक तरफ आप कंपेयर करें कि कोलीन इनोसिटॉल है और दूसरी तरफ आपके मेटफॉर्मिन है जिसके साथ ह्यूज लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स है। तो आपके लिए बेस्ट बेट यही है कि आप इनोसिटॉल को यूज़ करें जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करेगा बगैर आपको किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट दिए हुए। और क्रोमियम क्रोमियम की इंसुलिन सेंसिटिविटी कहीं नहीं कि दोबारा से ओमेगा 3, जिंक, मैग्नीशियम, B12, क्रोमियम और इनोसिटॉल। बर्बरीन। ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। पीसीओएस के ऊपर हमें बार बार कहा जाता था कि वीडियो बनाएं, बात करें। तो आज हमने कोशिश कर ली कि हम जितना ज़्यादा हो सके आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करें। और आई होप कि वो फीमेल जो इस प्रॉब्लम का शिकार है उनको लग रहा है कि जैसे वो इस चीज़ से नहीं निकल सकती, इस बीमारी से नहीं निकल सकती, तो सिद्रा ने जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की वो आपके काम आएगी और इंशाल्लाह आपको इस बीमारी को मैनेज करने में आपकी भरपूर हेल्प करेगी। मुझे और सिद्रा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।